चले सर, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स नई क्लास के लिए। ये है आईसीएससी 10th क्लास फिजिक्स का टॉपिक लेते हैं। तो हम तो पहले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्कूल्स में अलग अलग होगा, हम तो 4 से स्टार्ट करेंगे सर। तो 4 एक टॉपिक है जिसका आपका पहला चैप्टर है सर। अब फोर्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको एक टर्म अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, मोमेंटम। ये वाली टर्म है सर। मैं फिर बोलूंगा आपको 9th 10th +1 +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स बोल लीजिए। ये टर्म बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडीज है, मार्क्स बेस्ड स्टडी नहीं होती है। अब वो तो बेसिकली क्या होता है कि हम जो वे पढ़ना कैसे है ये कोई नहीं बताता। क्या पढ़ना है वो सिलेबस होता है, याद किया, कर लिया, वो कर लिया। बात मानते हैं नहीं मानते वो तो आप पे ही है। मैं ये चाहता हूं कि आप जब भी फिजिक्स या केमिस्ट्री को पढ़ें उसमें आने वाली टर्म्स का मीनिंग अच्छे से निकालें। जैसे मोमेंटम है सर। अब मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम होता है टोटल मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। ये शायद आपको कंटेन्ड इन ए बॉडी 10th में किसी क्लास में शायद ना मिले, पर ये जब आप +1 में जाओगे, ये टॉपिक +1 में भी ऐसे आएगा। तो +1 में जब जाओगे आप तब शायद ये डेफिनेशन मिल जाए, टोटल मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी मीन्स किसी बॉडी में कितनी मोशन है। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है सर, इन माय व्यू, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं इस टर्म को कैसे समझने की कोशिश करता रहा हूं और कैसे मैं बताता हूं स्टूडेंट्स को। इन माय व्यू मोमेंटम इज टेंडेंसी of a body to move ahead। किसी भी बॉडी की आगे बढ़ने की, ahead or to get change or to experience चेंज कुछ भी, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन प्लेस, एनीथिंग सर, कुछ भी। बट ये टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी है सर। हमारी बॉडी की क्या टेंडेंसी है सर? किसी भी, मेरी, आपकी, किसी की, आगे बढ़ने की या वो चेंज जो हम करना चाहते हैं उसको करने की। बेसिकली मोमेंटम वो टेंडेंसी को बोलते हैं सर। टेंडेंसी मतलब मैं ये कहूंगा इच्छा, अगर वो लिविंग है तो वो बोल सकते हैं ना। अब टेंडेंसी ऑफ ए स्टूडेंट टू स्टडी क्या है, वो कहां से मेजर करेंगे? मार्क्स तो नहीं बताते हो। आपके अंदर कितनी इच्छा है पढ़ने की, ये एक अलग से टेंडेंसी को मेजर करने का अलग सा वे है, वो कभी भी बात नहीं करेंगे। तो मोमेंटम जो है किसी बॉडी में आगे बढ़ने की या चेंज करने की टेंडेंसी को मोमेंटम बोलेंगे हम तो। अब इसमें हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं सर, ठीक है ना। मान लीजिए सर ये हमारे पास एक बुलेट है, ये वाला, और ये 25 ग्राम का है, मान लीजिए, ठीक है। ये हमने ले लिया सर। मान लीजिए आपने वो बुलेट हाथ में ले लिया और किसी के ऐसे मारा। हो सकता है उसको फील ना हो बुलेट, ये थोड़ा बहुत फील हो तो वो नोटिस ना करे, या नोटिस करे तो बोल दे क्या करेगा। तो आपने उसको स्पीड ही कम दी थी, मान लीजिए 5 मीटर/सेकंड। तो जो इसकी टेंडेंसी थी आगे बढ़ने की, उस व्यक्ति से टकराने के बाद वो कम थी, तो उसको फील भी नहीं ज्यादा हुआ। अब मैं इसी बुलेट की वेलोसिटी में बदलाव कर रहा हूं सर।
मैंने उसको थोड़ा खींच के ऐसे हाथ से ही मारा सर, तो मैंने वेलोसिटी 10 टाइम्स करती 50। अब उसको लगेगी, जो वो फील होता है ना उसको समझिए आप। मीन्स बॉडी जो बुलेट थी वो सीधा जाना चाहती थी, उसके बीच में कोई बॉडी आ गई तो उसको फील होगा फिर वो, क्योंकि उसमें ऐसे टकराएगी भी, मेरे को जाने दे आगे, वो इंपैक्ट डालेगी वहां, तो उसी इंपैक्ट का वो दर्द फील करेगा या वो दूसरी बॉडी पे कुछ निशान आएगा। तो इसकी टेंडेंसी मोशन बढ़ गया सर, उसको नोटिस हुआ, उसने हमसे लड़ाई की, इतनी जोर से क्या मारा मेरे को। अब मैंने क्या किया सर, इसको बढ़ा दिया और, तो ये तो मैंने कर दी 300 मीटर पर सेकेंड। अब तो बहुत ज्यादा नियरली साउंड की स्पीड आ गई सर, इतनी भी चलती है बुलेट्स तो। अब बताओ क्या होगा। अब बुलेट सीधा जाना चाहती है, बीच में आप कोई बॉडी आगे हो सकता है उसको चीर के निकल जाए, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन जो बॉडी की आगे बढ़ने की बढ़ गई, उसी को मोमेंटम बोलते हैं, टोटल मोशन कंटेन्ड। तो हमने देखा जैसे जैसे वेलोसिटी का बदलाव किया तो मोमेंटम यानी उसकी आगे बढ़ने की ताकत बढ़ गई। ये तो एक एक्सपेरिमेंट था। अब हम क्या करते हैं सर, ऐसे हमारे पास एक बॉडी है, ये है 10 ग्राम की है और 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है। कुछ छोटी सी बॉडी ऐसे आ रही है, पता नहीं चलेगा आपको, ऐसे उसे मारा आप छोड़ के। अब मैंने ये बढ़ा दिया सर, इसको कर दिया मैंने 1000 किलो का, नियरली 1000 kg, 1000 किलोग्राम। अब हो सकता है ये कार ही उसके साथ हावी हो गया हो। अब अगर कार ऐसे फ्लोट करती आ रही है, इतनी स्पीड से ही आ रही है, तो वो हमें लगेगी, फील होगी हमें। अगर ये ऐसा है कोई ट्रक है सर और इतनी वेलोसिटी पे ही आता है, तो हो सकता है वो हमसे ऊपर निकल के चला जाए किसी बॉडी के, आप बीच में कुछ रखो तो हो सकता है वो उसको क्रॉस कर जाए, उसके ऊपर से गुजर जाए। तो मास और वेलोसिटी दोनों के बढ़ने से बॉडी में टोटल मोशन बढ़ जाता है, यानी मोमेंटम उसका बढ़ जाता है, यानी मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मूव, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहीं से हमने टोटल मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी को मेजर करने के लिए मोमेंटम को बच्चों पी पे लिखेंगे हम, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी लेना शुरू कर दिया। ये दोनों का मिला के इफेक्ट है, प्रोडक्ट में बढ़ता है सर। अब वो तो एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए, तो आपने ये सीखना है सर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक हो गया। अब इसको मोमेंटम बोलेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं सर, इतना तो हमें पता चल गया है, वेरी नाइस। तो आगे निकलते हैं सर, ठीक है। ये आपको करना क्या है सर, मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप लिखते हो बच्चों। लेक्चर आप किसी का भी सुन लो, कोई भी टीचर हो, यूट्यूब पे किसी का भी सुन लो, ऑनलाइन लेक्चर लगा लो, कुछ कर लो, जब तक आप लिखोगे नहीं उनका कोई फायदा नहीं होगा। क्लास में अगर होते, तो मैं अगर क्लास में ऐसे पढ़ा रहा होता तो मैं इसको बच्चों को लिखने के लिए बोलता। जब तक आप अपने हाथों से लिखोगे नहीं, आपके ब्रेन में वो रिटेनिंग नहीं जाएगा। मकसद तो वो याद रखने का है, कॉन्सेप्ट समझने का है। सुनने से कुछ नहीं होगा सर, सुनने से तो आप बड़े से बड़े टीचर का सुन लो, कुछ फायदा नहीं। हम टीचर को देखते हैं कि हमें समझ आ गया, अच्छी बात है, समझ आ जाए, समझ तो सब टीचर्स का आएगा, मैं वो नहीं बोलता, हर टीचर का समझ आ जाता है। उसके बाद आपकी जो ड्यूटीज है, क्या आपने वो की है, तो हमने आज को लिखना है। क्लियर कर लिया आपने बात, आगे चलते हैं सर। फोर्स, तो फोर्स क्या है सर। अब फोर्स क्या होती है, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी है सर। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइडर, जो आउटसाइडर हमें पुश देता है। जैसे आपके पेरेंट्स आपको पुश करें पढ़ने के लिए, टेंडेंसी टू स्टडी इंक्रीज करें। ट्यूशन से नहीं होती वो, मेरे को पता, आप 10 ट्यूशन पढ़ लो कुछ नहीं होगा। टेंडेंसी, कोक्सी, इंस्पायर करना, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल एजेंसी होती है। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच tries to change
द मोमेंटम, मोमेंटम को बदलने की कोशिश करती है और tries to change the momentum or tendency of motion, tendency of motion, ये लिखेंगे सर। तो फोर्स वो एजेंसी है जो ट्राइज करती है इसको चेंज होने की। अब इसमें एक दिक्कत है सर, जब तक आपका मोमेंटम या टेंडेंसी ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा तब तक हम बोलेंगे नहीं कि फोर्स लगा, फायदा ही नहीं हुआ हमें। ठीक है, हमें तो फायदा ही नहीं हुआ, फोर्स लगाई है आपने, एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई की, चेंज तो कोई आया नहीं। तो चेंज ही नहीं आया तो फिर क्या करेंगे इसको। तो फोर्स एक्चुअली बेसिकली वो है जो टेंडेंसी मोशन को चेंज करने के लिए अप्लाई करते हैं। वो एक्सटर्नल होनी चाहिए सर, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल। अब यहां थोड़ा सा स्टडी के लिए डिफरेंस होता है। एक्सटर्नल एजेंसी मीन्स आप समझते हो कोई टीचर है, डांट रहा है आपको, पनिश कर रहा है, वो है, आप बढ़ती हो, टेंडेंसी बढ़ती है। बट अगर आप इंटरनली कर रहे हो तो वो ज्यादा बेटर है। बॉडी में इंटरनल कोई फोर्स नहीं होती है, तो ये तो एक्सटर्नल पे ही चलेंगे। तो एक्सटर्नल एजेंसी है जो ट्राई करती है मोमेंटम को चेंज करने की और मोशन को चेंज करने की। ये तो फोर्स की डेफिनेशन है सर। हाउ टू मेजर दिस टेंडेंसी, दिस एक्सटर्नल एजेंसी, कैसे मेजर करें, ठीक है ना। तो मेजर करने के लिए हमने एक टर्म बनाई सर इसकी, कैसे। नाउ बेसिकली हम बोलेंगे कि फोर्स जो आपने अप्लाई की है, आपने जो फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, जो फोर्स हम मानते हैं फोर्स, ठीक है, ट्राइज टू, अब हम इसकी डेफिनेशन, ट्राइज टू चेंज, नंबर 1 स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर आप आरामावस्था में पड़े हो तो उसको चेंज करने की कोशिश करें। नंबर 2 सर ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और टू चेंज योर वेलोसिटी ऑफ मोशन, change your uniform velocity, ये सर। अब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चेंज करने की कोशिश करती है फोर्स। क्या मतलब है सर, देखिए मैंने बोला था कि फोर्स वो चीज है जो आपके टेंडेंसी मोशन को चेंज करे। तो कैसे चेंज करेगी सर, ये देखिए सर, आप यहां जा रहे हो, यहां स्पीड आपकी 5 मीटर सेकेंड है, यहां भी 5 मीटर सेकेंड है, यहां भी 5 मीटर सेकेंड है। तो इसकी टेंडेंसी तो तीनों जगह पे सेम ही है। ये मूव तो कर रही है पर ये तो टेंडेंसी तो इसकी सेम है। तो इसका मतलब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी। एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई तभी बोलेंगे जब उसकी यूनिफॉर्म मोशन, ट्राई टू चेंज द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, चेंज इन द स्पीड, चेंज इन द वेलोसिटी। जब तक उसने वो नहीं किया है तो हम ये मानेंगे नहीं कि ये फोर्स लगी है, हम ये मानेंगे नहीं कि ये फोर्स लगी है। तो फोर्स क्या है, विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और टू चेंज योर यूनिफॉर्म मोशन। अब तीसरा सर इसकी आगे, ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी चेंज करती है। देखिए डायरेक्शन मोशन को भी हम टेंडेंसी मोशन मिलेंगे। जैसे मैं आपको कहूं कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमना चाहिए। अब मान लीजिए आपने एक बॉडी को, किसी भी बॉडी को किसी स्ट्रिंग से टाई अप कर लिया और उसको ऐसे घुमाया आपने हॉरिजॉन्टल सर्कल में, और आपने उसको घुमाते घुमाते छोड़ दिया। तो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ सर, ये मान लीजिए ये बॉडी है और ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो यहां आपने छोड़ दिया तो ये सीधा जाएगी। अगर आपने यहां छोड़ा तो ये इधर जाएगी, अगर आपने यहां छोड़ा तो ये इधर जाएगी, यहां छोड़ा तो इधर जाएगी। ये सीधा निकलेगी सर। बॉडी हमेशा हर जगह पे स्ट्रेट लाइन पे ही जाना चाहती है। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए यू नीड फोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी।
यू नीड एक्सटर्नल एजेंसी। आप बाहर की किसी एजेंसी की जरूरत है, तभी आप किसी बॉडी के मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब वो फोर्स लगनी चाहिए ऐसे इनवर्ड, यहां याद रखना है सर, ये है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये फोर्स लगी 90 डिग्री पे। अगर बॉडी पे फोर्स 90 पे लगेगी ना उसके मोशन पे, तो हमेशा बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में घूमेगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, whenever a force acts perpendicular to the direction of motion, it always makes the body to move in a circular path। नोट कर लेना, डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे चेंज होती है? whenever a force is applied on a body to perpendicular to its motion, the body starts moving in a circular path और its direction of motion changes। अगर तो आप कंटिन्यूसली लगा रहे हो तो वो सर्कुलर में घूमती रहेगी। अब जैसे आपने ऐसे घुमा रहे थे, जब आप ऐसे से घुमा रहे थे तो यू आर अप्लाइंग इनसाइड द फोर्स ऐसे से। तो अगर आप छोड़ देते हो तो फोर्स लगनी बंद होगी है वो, अब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज नहीं होगी, वो सीधा चले जाएगी। जब उस पर फोर्स नहीं लगेगी तो बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं होगी। सो एक्सटर्नल एजेंसी वी नीड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, टू चेंज द वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब टेंडेंसी में बदलाव, और टू चेंज द डायरेक्शन। हमें इन 3 वजहों से फोर्स का लगना तय माना जाता है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी हो रहा है, अगर वो नहीं हो रहा कुछ भी, तो वी सेड नो फोर्स इज अप्लाइड। अगर बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है, तो आपने क्या किया काम? कुछ नहीं, एक्सटर्नल एजेंसी ने कुछ किया ही नहीं है, वो तो वो जो था उसमें वो चल रही है। तो आज से हम ये मान के चलेंगे कि इफ अ बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। परफेक्ट। अगर बॉडी रेस्ट पे पड़ी है तो अभी कोई फोर्स नहीं लग रही। मैं एक बात बता देता हूं, इस दुनिया में अर्थ के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बॉडी पे फोर्स ना लगे। ये ध्यान रखना, बॉडी इज ऑलवेज अंडर द फोर्स। कैसे, ये बताता हूं। ये देखिए सर, ये मान लीजिए एक टेबल है और यहां एक बॉडी आपने रखी, तो बॉडी का जो वेट है वो नीचे लग रहा है, तो ये बॉडी फोर्स नीचे लगा रही है। अब जो ये है टेबल, ये ऊपर की तरफ रिएक्शन देता है बॉडी को। अब ये दोनों चीजें इक्वल है सर, दोनों की टेंडेंसी इसकी नीचे आने की और इसकी इसको ऊपर भेजने की सेम है। हम रिएक्शन को मानते हैं, मैं जो मानता हूं सर, रिएक्शन वो ऑपोजिट फोर्स है जिससे कोई बॉडी आपके मोशन को अपोज कर देती है कि आप नहीं आ सकते, मेरे पास भी ताकत है इतनी कि मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा, टेंडेंसी है। जैसे हम बुलेट प्रूफ जैकेट डाल देते हैं, तो बुलेट प्रूफ जैकेट में कुछ ऐसा मटेरियल है जिसकी ताकत है कि वो आपके इनवर्ड मोशन की, जो आप अंदर जाने की ताकत सोच रहे हो बॉडी के, उसको ऑपोजिट फोर्स लगा के उसको बंद कर लेता है। तो उसको हम रिएक्शन कहते हैं सर बेसिकली। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल है सर, ध्यान से देखिए आप। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल है तो बॉडी एट रेस्ट रहेगी। सो बेसिकली व्हेन योर बॉडी इज एट रेस्ट, इट्स अंडर फोर्सेस बट इक्वल। फोर्स तो लग रही है दोनों। अब ये फोर्स इंटरनल है, बाहर की तो लग नहीं रही है, वो बाहर की इस बॉडी पे नहीं लग रही, वो इंटरनल। मान लीजिए ये बॉडी, मेरे पास एक नॉर्मल टेबल है जैसे हमारे घर पे होता है, और मेरे पास जो बॉडी थी मान लीजिए वो कहां से आएगी, पर मैं लाया तो वो 5000 kg की है। नॉर्मल इंसान का वेट 60-80 है, 50 से लेके 80-100 kg तक जाता है। तो ये तो 5000 kg है, उससे 50 गुना ज्यादा। तो क्या वो टेबल पे बैठ पाएगा? हो सकता है टेबल टूट जाए। तो उसका क्या मतलब है? टेबल पे जो वेट लगा वो एक्सटर्नल एजेंसी है, एक्सटर्नल, वो टेबल का फोर्स नहीं है। तो टेबल ने उसको अपोज किया भी भाई मत आ नीचे, मेरी आगे की तरफ मत बढ़। अब ये वाली फोर्स ज्यादा है तो वो आगे निकल गई, तो टेबल टूट गया। तो इसमें हम बोलेंगे कि बॉडी की मोशन लगी है क्योंकि वो चल रही है, बॉडी उसकी स्टेट बदली है, टेबल नीचे तरफ गया। तो इस तरह से हम स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शनल मोशन पे बात कर रहे हैं। अब आगे चलता है।
आगे क्या है सर? अब देखिए सर, प्रॉब्लम ये नहीं है सर। अब देखिए मेरे पास एक फुटबॉल है, यहां पड़ा है, मैंने किक लगाया और वो थोड़ी दूर तक चला गया। कोई और मेरा फ्रेंड है, मान लीजिए, उसने भी किक लगाया और वो थोड़ी ज्यादा तेज स्पीड से भाग गया, तो उसने ज्यादा फोर्स लगाई है। क्लियर है? तो ये तो हम मतलब प्रैक्टिकली बोलते हैं ना, फोर्स ज्यादा लगी। तो फोर्स एग्जैक्ट कितनी लगी है सर, वो तो बताना पड़ेगा ना, अब उसको मेजर करने पड़ेगा। इसी का नाम फिजिक्स है और साइंस है सर। अब तक मैंने जो बातें बताई है ना आपको, ये स्टडी नहीं है सर, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बस मैंने उसको बोल के बता दिया और बुक्स वालों ने लिख दिया उसको, हम उसको स्टडी मानने लग जाते हैं। बेसिकली स्टडी का मतलब है कि आपको कुछ फॉर्मूला डेरिवेशन से कैलकुलेशन करनी है बिना वो एक्सपेरिमेंट किए। तो नाउ हमें फोर्स मेजरमेंट में ये देखा कि फोर्स जो किसी बॉडी पे लगेगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या मतलब बना सर? मोमेंटम क्या था? उसकी टेंडेंसी में बदलाव। रेट का मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज का मतलब है, चेंज मतलब बदलाव पर सेकेंड चेंज इन मोमेंटम सर। एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज होता है उसको हम फोर्स, उसके प्रोपोर्शनल है। अगर एक सेकंड में मोमेंटम ज्यादा चेंज हुआ है तो हम बोलेंगे कि फोर्स ज्यादा लगी है। आपको समझ लगा ये बात मेरी? तो ये मेजर करने का तरीका है हमारा, पता तो हमें भी है। अब मान लीजिए आपने ऐसे फोर्स लगाई है, वो धीरे धीरे जा रही है बहुत। अब अगर मैंने जोर से किक की है, ज्यादा तेज की है, तो स्पीड ज्यादा पे जाएगी, उसका मोमेंटम एकदम ज्यादा बढ़ेगा, चेंज होगा एक सेकंड, तो फोर्स ज्यादा लगेगी। तो उसी एक्सपीरियंस को हमने फॉर्मूला में ले लिया। ठीक है सर? अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 और डिवाइडेड बाय T। ये है चेंज इन मोमेंटम। P2 फाइनल मोमेंटम है, P1 इनिशियल है, T सेकंड में चेंज हुआ था। एक सेकंड में कितना हुआ? P2 माइनस P1 बाय T। तो T सेकंड में बदलाव आया था P2 माइनस P1, एक सेकंड में कितना आया? इतना बदलाव आया। अब मोमेंटम क्या हमने निकाला था? m into v, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू वेलोसिटी फाइनल और वेलोसिटी सर इनिशियल और डिवाइडेड बाय T। ठीक हो गया? मास तो बदला नहीं है सर, मास नहीं ना बदला, मास तो वैसे ही रहता बॉडी एक, तो वो तो सेम ही। तो उसकी वेलोसिटी फाइनल और वेलोसिटी इनिशियल है सर, m into v माइनस m into u डिवाइडेड बाय T। आगे देखते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन v माइनस u बाय T। अब m into v को तो मोमेंटम टर्म दे दिया, v माइनस u बाय T को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर। इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि T डिवाइडेड में। तो वैसे क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, इसका नया नाम रख देते हैं सर, उसको बोलते हैं हम m into a, where a is called acceleration। इसका नाम ये एक्सेलरेशन, और क्या? तो एक्सेलरेशन वे बोलते हैं। तो ये होता क्या सर? v माइनस u बाई टी। तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। क्लियर हुआ? तो f क्या आ गया सर? k m into a। तो f k क्या है सर? हमारे लिए कांस्टेंट है सर। अगर हमने SI यूनिट यूज किया है तो k को हम 1 लेंगे सर, k इज 1 इन SI सिस्टम सर। तो m into a आ गया इन SI सिस्टम, हमारा तो चलता ही SI है। तो F is equal to ma is the formula to measure the force, external force applied to the body, that is product of mass into acceleration of a acceleration produced in the body। तो acceleration बेसिकली क्या है सर?
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में आया बदलाव को हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब देखिए सर, ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। तो फोर्स बेसिकली हो गया हमारे पास m इंटू ए सर। अब मेरे पास मान लीजिए कोई बॉडी है और उसका मास 1 kg है और उसमें मैंने 1 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दी है, तो ये आ गया 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड। इसको हम बोलेंगे F kg मीटर पर सेकंड। अब इसी को बोलते हैं सर 1 न्यूटन। सो दिस यूनिट्स आर कट टू गिव ऑनर टू द न्यूटन। तो फोर्स की डेफिनेशन न्यूटन में हमने न्यूटन के नाम पे उसका यूनिट रख दिया। तो यहां से डिफाइन कर लेते हैं सर, फोर्स क्या होता है। फोर्स और 1 न्यूटन फोर्स, और ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स is that force which when applied on a body of mass 1 kg produces acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड। ये डेफिनेशन है, लिख के दी तो एग्जाम में आपको लिखनी पड़ती है, जहां क्लास में टेस्ट होंगे तो ऐसे 1 न्यूटन फोर्स उसको बोलते हैं सर। परफेक्ट हो गया ये, ठीक है। अब सर फोर्स का ये फॉर्मूला एम वी माइनस यू बाई टी की थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं सर। ये है इनिशियल वेलोसिटी सर, और ये है फाइनल। मान लीजिए दोनों वेलोसिटी 0 है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो फोर्स है 0। मतलब इनिशियल 0 है, मतलब बॉडी एट रेस्ट है, फाइनल भी 0 है, बॉडी एट रेस्ट है, फोर्स 0। ठीक है सर। अब मैं यहां एक चेंज करना चाहता हूं, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं 90% जो बच्चों को ये सिखाया जाता है कि फोर्स 0। मैंने अभी भी बोला है कि अर्थ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहां फोर्स नहीं लग रही। यू कुड बैलेंस दीज फोर्सेस, आप बैलेंस करते हो फोर्सेस को। फोर्स तो लग रही, वैसे अब यहां मैं खड़ा हूं तो ये क्या मेरे पे फोर्स ही लग रही, मैं नीचे लगा रहा हूं तो ये एक्चुअली ऊपर आ रहा है, तो बैलेंस ही तो हो रहा है। तो मैं यहां बोलूंगा सर नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू 0। ये मैंने आपको करके भी दिखाया था। जैसे मान लीजिए सर ये वाली बॉडी है, अब मैं इधर से लगाता हूं इसको फोर्स 10 न्यूटन सर, इधर से भी लगाता हूं 10 न्यूटन, तो क्या बॉडी चलेगी? वो रिएक्शन और एनर्जी छोड़ दो, चलो वो तो लगी रिएक्शन, क्या बॉडी चलेगी? नहीं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल कितनी होगी? तो वो भी 0। क्या मैं बोल लूं इस पे फोर्स नहीं लग रही? मैं बोलूंगा नेट फोर्स भी 0। नेट फोर्स इज 0 सर। फोर्सेस तो लग रही हैं, वो लगो ऑपोजिट रही हैं, कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे को, तो उसका एक्सटर्नल एजेंसी को क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? हम बोलते हैं नेट फोर्स 0। ये याद रखना वर्ड नेट फोर्स, बहुत काम आएगा प्लस 1 में आपको। तो नेट फोर्स 0 है सर। नहीं पकड़ी बात आपने? ये वेरी नाइस। सेकंड सर, V और U इक्वल, मतलब आपकी ये दोनों वेलोसिटी चेंज ही नहीं, देन अगेन नेट फोर्स 0 सर। नेट 0 मास 0 बोलो? नहीं सर, मास 0 नहीं हो सकता, सो प्लीज डोंट से दैट। ओके, तो बॉडी में ये दोनों चीजें हैं, यहां से हम पकड़ेंगे। क्लियर हुआ? V इज इक्वल टू U मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नेट फोर्स 0 है, फोर्स जो लग रही है वो तो लग ही रही है ना, वो तो उसी के साथ चल रहा था, वो तो शुरू से लग रही है। हमने एक्सटर्नल एजेंसी में क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया सर। V और U तो सेम है, V और U सेम है, आपके वेलोसिटी का बदलाव ही नहीं आया, तो नेट फोर्स 0 है सर। मैं क्या करूं उसका? क्लियर? तो ये तो फोर्स 3 काम करती है, वो मैंने लिख के दिए थे लेक्चर में, स्टार्ट में लिखे हुए हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ो।
अच्छे से देख लेना सर, वेरी नाइस। अब हम क्या करते हैं सर, सॉरी, अब बॉडी में रिजिड बॉडी सर, रिजिड बॉडी ये क्या होती है सर? डेफिनेशंस आती जाएंगी, समझते जाओ। बेसिकली रिजिड बॉडी हम उसको लेते हैं कि जिसपे अगर फोर्स लगाएं तो उसकी शेप और साइज चेंज हो सकती। बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जिसपे फोर्स लगाने से हमें पता भी नहीं चलेगा कि, देखो फोर्स लगाई उसकी शेप चेंज हुई ना हुई वो नहीं मैं बोल रहा हूं, आपने फोर्स लगाई, आपने फोर्स हटा ली, तब देखना आपने क्या उसकी शेप में चेंज आया, नहीं आया तो वो रिजिड बॉडी है। सो अ बॉडी whose shape and size does not change on application of force। नहीं, ये नहीं बोलेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, हम रिमूवल पे भी बोल सकते हैं इसको कि फोर्स की हमने जो फोर्स लगाई तो रिजिड बॉडी जो है वो उसने मोशन जो है शेप और साइज उसका चेंज ही नहीं, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में करेंगे। अब चलते हैं सर मोशन की तरफ। तो मोशन में सर एक तो होती है ट्रांसलेटरी मोशन, ये होती है स्ट्रेट लाइन मोशन सर। बॉडी की पोजीशन इन स्ट्रेट डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन स्ट्रेट है सर आपकी, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन व्हेन body motion of a body is in straight line sir, तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। कोई भी बॉल सीधी से फेंक दो आप, सीधी जा रही है, फुटबॉल से आपको फुटबॉल को किक कर दी, वो सीधा जा रहा है, सीधा मतलब उड़ भी सकता है, नहीं उड़ नहीं सकता वो। और क्रिकेट की बॉल है, आपने शॉट लगा दिया, वो जा रहा है। कोई भी बॉल जब सीधी जा रही है अपनी जगह से दूर जा रही है तो उसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। ये पता चला आपको, वेरी गुड। आगे इसलिए मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, वो मेरे को बड़ा चाहिए स्पेस, तो सेकंड जो टाइप है सर वो डिस्कस करते हैं इसका, तो वो है असली तो जगह करते हैं, ये है सर रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है सर? देखिए सर, आपने फोर्स लगाई बॉडी पे, बॉडी बजाय दूर जाने के किसी पॉइंट के अराउंड ही घूम गई, उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये हुआ आपको बात ही। Now when we apply a force on a body and it rotates about any axis, any line, जैसे ये डोर है सर हमारा, तो बॉडी पे हमने इसके डोर पे फोर्स लगाई, मान लीजिए ऐसे ऐसे फोर्स लगाई, तो ये डोर घूम गया इसके अराउंड। जब हिंज बोलते हैं उसको लगाओ तो हम बोल देंगे इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये फोर्स है सर। अब फोर्स के ये टर्निंग इफेक्ट बोला जाएगा। रोटेशनल मोशन इज व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी and it rotates about a point. रोटेट, ये जगह ना बदले तो रोटेट कर दे सर, उसको हम रोटेशनल मोशन। अब फोर्स के इस रोटेशनल इफेक्ट को हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी को फोर्स बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सर दो तरह की मोशन है, एक रोटेशनल है, एक ट्रांसलेटरी है। अब दोनों में फोर्स लगी है, पर दोनों का इफेक्ट डिफरेंट है सर। एक इफेक्ट है एक जगह से सीधा जाना, एक इफेक्ट है रोटेशन, तो इसका नाम ही चेंज कर दिया सर, और टॉर्क।
टाउ टाउ बोलते हैं सर। दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और टॉर्क बोलते हैं इसको। टॉर्क क्या है, अब मैं आगे से अगर टॉर्क बोलूं तो क्या मतलब है, अ फोर्स विच कैन रोटेट ए बॉडी अबाउट ए पॉइंट। टॉर्क क्या होता है, अ फोर्स विच कैन रोटेट अ बॉडी अबाउट ए पॉइंट। ठीक है, तो इसको टर्निंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। और मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये तीनों नाम है सर, तीनों ही बड़े कमाल के नाम। टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स और टर्निंग इफेक्ट। अब टॉर्क चलेगा, थोड़ा काम करेगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स का नाम आगे चलता जाएगा। ये इतना चलेगा कि ये सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जाएगा। डिजाइनिंग बेसिकली मूवमेंट्स को समझना है, और कुछ नहीं हो सकता, ज्यादा कुछ नहीं हो समझने वाला काम, यही समझना हमने। अब हमें वहां अलग अलग फोर्सेस सारी का ध्यान रखना है, जो फोर्स टर्निंग इफेक्ट लगा सकते हैं सर, वो आप बाद में देखेंगे। सो व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी and it rotates about a point, and this is called turning effect of a force or torque or a moment of force. पता चल गया सर, टॉर्क का समझ लग गया, मोमेंट ऑफ फोर्स नाम समझ लग गया। अब एक्सपेरिमेंट करेंगे सर। तो एक्सपेरिमेंट के लिए सर टर्निंग इफेक्ट में उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्स लगाई। मान लीजिए ये पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है, ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो ऐसा ही बना है, ऐसे घूमेगा ये। तो पहले यहां फोर्स लगा के देखा गया, एफ सेम रखा सर, फोर्स सेम लगा गया, ये वाला, ये एक्सिस रोटेशन के डिस्टेंस इतना है सर इसका। फिर यहां फोर्स लगाई सर, फिर यहां फोर्स लगाई इसके, फिर ये फोर्स यहां लगाई गई बिल्कुल एंड पे। तो टर्निंग इफेक्ट सब में सर डिफरेंट था। इसका टर्निंग इफेक्ट, और जैसे जैसे आगे बढ़े टर्निंग इफेक्ट बढ़ गया सर हमारा। फोर्स सेम है सर, टर्निंग इफेक्ट मतलब दरवाजा कितनी दूर तक घूमा हमसे, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं कितना इजीली घूमा। टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स, और ईज, टॉर्क मैं बोलूंगा ईज विद विच बॉडी रोटेट्स, और ईज, ईज मतलब कितनी आसानी से, ईज विद विच बॉडी रोटेट्स। ये देखना सर, ये आपको ना अच्छे से समझ लेना, मतलब कितनी आसानी से बॉडी घूमी। मैं एक्चुअली वो थोड़े मिस कर गया, मैं पॉइंट तो ये डिस्कस करना था, अभी याद आ गया तो कर लो। मैं ये नहीं मानता सर, ये मैं नहीं मानता हूं, ये तो बुक्स पर लैंग्वेज में लिख देता हूं, मैं ये मानता हूं ईज विद विच बॉडी रोटेट्स। अब वो डिपेंड कर रही है सर डिस्टेंस में। जैसे जैसे आपका एक्सिस रोटेशन से डिस्टेंस आगे जा रहा है, आप दरवाजा आसानी से खोल पाओगे। उस आसानी से रोटेशन को ही हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हैं। इफेक्ट ज्यादा है घुमाने का, ठीक है। तो आज हमने यहां से सीख लिया कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स पे नहीं ओनली डिपेंड करता, वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जो पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल परफेक्ट। दोबारा देखते हैं सर, ईज विद विच बॉडी रोटेट्स। ईज मतलब आसानी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स और टॉर्क, इसका एक्चुअली जो मतलब है कि किस आसानी से फोर्स ने बॉडी को एक्सिस रोटेशन के अराउंड घुमा दिया, रोटेट कर दिया सर। अब यहां से हमें पता चला कि फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है, ईज विद विच बॉडी रोटेट्स, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे भी सर। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये समझ लगा सर? तो ये डिस्टेंस भी एक फैक्टर है टर्निंग इफेक्ट में, उसको भी लेना पड़ेगा हमें कैलकुलेशंस में।
जब हम टर्निंग इफेक्ट को मैथमेटिकली किसी वैल्यू में मिले। अब तो जैसे मैं बोल के ना आई कैन गिव दिस डिफरेंट एक्सप्रेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर फोर्स लगाऊं और थोड़ा डोर हैवी है तो मैं थोड़ा ऐसे एक्सप्रेशन बदलूंगा अपने, और यहाँ पे तो शायद एक्सप्रेशन ही ना तो वैसे ही खुल गया। तो वो जोर जब हम लगाते हैं ना तो जो चेहरे के एक्सप्रेशन आते हैं हम वहां से बोलते हैं ईज विद विच बॉडी रोटेट्स। अब वो एक्सप्रेशन से बात तो नहीं ना बनती, हमें तो फॉर्मूला चाहिए ना सर। ठीक है, सो मैं दोबारा एक बार बोल के बता देता हूं। तो ये तो आ गया सर, ये हो गया, तो रोटेशनल मोशन आ गया। इसको अभी मैं लिख रहा हूं, वो छोड़ नहीं रहा हूं मैं, ये यहां से हटाऊंगा। सो टर्निंग इफेक्ट जो टॉर्क है सर, टॉर्क हम लिखेंगे टाउ, इट डिपेंड्स अपॉन perpendicular distance of point of application of force from axis of rotation. एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना ज्यादा है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, वो भी टर्निंग इफेक्ट टॉर्क डिपेंड करती है। टॉर्क क्या, ईज विद विच बॉडी रोटेट्स, बॉडी किस आसानी से रोटेट करते हैं उसको टॉर्क बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो टाउ को मेजर करने के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस का काम आ गया सर, इसलिए लिया गया। अब इसको आप मूवमेंट्स भी बोल सकते हो सर। ठीक है, ये याद रहेगा, परफेक्ट है, गुड। चलो सर आगे चलते हैं सर, आप ये नोट तो करना ही आपने, वेरी गुड सर। चलो बच्चों आगे देखते हैं सर टॉर्क। अब ये टॉर्क है सर, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी आपको। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो ये, ठीक है भी। चलें सर आगे देखते हैं सर। 1 न्यूटन, वो मैं फिर भूल गया, 1 न्यूटन एक है यूनिट ऑफ फोर्स और एक है 1 kgf सर। ये दोनों अलग अलग है सर, ये बड़ी होती है, ये छोटा यूनिट है। 1 kgf फोर्स जो होती है ना सर, वो उसका मतलब होता है जब ग्रेविटी फोर्स लगाती है, तो ग्रेविटी जब फोर्स लगाती है तो इसकी एक्सेलरेशन होती है 9.8। वो तो देखते नहीं, ये तो मास ऑफ बॉडी ले लेते हैं। 2 kgf फोर्स का मतलब है 2 किलोग्राम बॉडी है जिसपे ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। तो ग्रेविटी कैसे फोर्स लगाती है सर, हमेशा 1 kg इंटू 9.8। तो ये बेसिकली 9.8 न्यूटन के इक्वल है 1 kg सर। ये याद रहेगा आपको, ठीक है। इससे इतनी बड़ी होती है, ये ध्यान रखना आपने, ये छूट जाती बातें तो फिर निकल जाती। अब सर आगे चले सर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जो टॉर्क्स है। टॉर्क में सर जो एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट होता है ना फोर्स का, जैसे ये यहां फोर्स लगा दी हमने, ये बॉडी इधर घूम गई, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट ऑफ द फोर्स है। ठीक है, ये पॉजिटिव माना जाएगा, यहाँ टॉर्क पॉजिटिव मानते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं सर, ये कुछ नहीं है इसमें। अब ये पार्ट है आपका और आपने यहां फोर्स लगा दी इसके ऊपर, तो ये पॉजिटिव ऐसे घूम जाएंगे, ये क्लॉकवाइज फोर्स है, ये क्लॉकवाइज इफेक्ट है सर इसका। ठीक है ना, ऐसे यहां से फोर्स लगाइए, बॉडी ऐसे सर्कल घूमेगा आपका। ठीक है, तो ये है टॉर्क नेगेटिव लेंगे हमेशा। सो एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है, ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है, तो वो पॉजिटिव, और ये दूसरा क्या लेंगे हम, नेगेटिव। हम ले लेंगे जब दिल करा पॉजिटिव ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको वो दिक्कत करनी है। न्यूमेरिकल्स में आपने अपने हिसाब से करना होता है, न्यूमेरिकल की बातें हैं ये तो। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। इसमें से हम तो हमें क्या लेना है, एक क्वेश्चन इसका क्या है क्वेश्चन, ए बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट, अ बॉडी इज pivoted at a point, ठीक है सर, a force of 20 Newton is applied, ठीक है, at a distance of 20 centimeter from the, ठीक है,
from pivot point, and then he is asking you calculate the moment of force. Calculate, ऐसे टॉर्क लिखते थे सर, बहुत लिखना पड़ेगा ना, एक ही बात है। क्या क्या नाम थे, रिवाइज कर ले सर। दिस इज टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स और ईज विद विच बॉडी रोटेट्स। ठीक, तो फोर्स है सर 20 न्यूटन दे रखा है सर उसको, और डी दे दिया उसने हमें सेंटीमीटर। तो कोई बात नहीं सर, हम मीटर बना लेंगे। टॉर्क इज एफ इंटू डी सर, 20 by 100 इट इज 4 न्यूटन मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है सर, परफेक्ट है। न्यूटन और मीटर आ गया सर, तो ये आ गया आपका। एक क्वेश्चन और है इसका सर, छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो देख लेते हैं हम अभी इसमें से। ठीक है, ये टॉर्क का इफेक्ट है, आपको ध्यान से देखना है। एक क्वेश्चन और है सर, द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट एक्स इज 4 न्यूटन। सो द मोमेंट ऑफ फोर्स of 10 Newton about a point x is 4 Newton meter. To find the distance of application of force. ध्यान से कर ले सर, इसको आराम से। परफेक्ट है सर। टाउ फोर्स इंटू डिस्टेंस है, न्यूटन मीटर है तो ये टाउ है सर, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये 4 आ गया, फोर्स 10 आ गया और डी आ गया, तो डी 0.4 मीटर आ गया सर। डी कितना आ गया हमारा, 0.4 मीटर आ गया सर इसका। क्लियर हुआ ये बात आपको? तो आज का जो आपका लेक्चर था वो यहीं तक रखते हैं। आप अच्छे से इसको टॉर्क और मूवमेंट्स को समझें, दिमाग में बिठाएं। कल हम करेंगे कपलिंग फोर्स। इसके आगे जो लेक्चर होगा कपलिंग फोर्स का आएगा, इक्विलिब्रियम्स का आएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस का फिर आएगा, बैलेंसिंग का आएगा, और उसके आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर चेक पॉइंट्स होंगे हमारे। तो दोनों लेक्चर्स को मिला के वो आपको सॉल्व करने और उसकी सॉल्यूशंस मैं आपको 3rd लेक्चर में दूंगा। ठीक है, तो ऐसे आपका छोटा छोटा सा लेक्चर है, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, क्योंकि ये इसको ग्रैस्प करना, लिखना और इसको दोबारा पढ़ना। आई जस्ट से अगेन, डोंट बिलीव इन क्वांटिटी, बिलीव इन क्वालिटी। सिलेबस हो ही जाता है सर, सिलेबस करने के, क्योंकि हम रिवाइज पे ज्यादा टाइम देते जाते हम रिवाइज करना। लेकिन अगर एक बार ही अच्छे से पढ़ा हुआ तो रिवाइज तो बहुत कम करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, देन वी मीट फॉर